हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? या यूं कहूँ, हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे से बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया है, मस्त तो है। पर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? पर अब मुझे बड़ा विश्वास हो गया है, और इस बार विश्वास, आपके विश्वास पर विश्वास कह दूं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शायद जितनी मेहनत मैं कर रही हूं, मेरे बच्चे उससे ज्यादा कर रहे हैं, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, जीवन में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, या तो आपका गुरु या आपके पेरेंट्स, जो आपकी उन्नति को देखकर खुश होते हैं। तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। आप सब बच्चे इतना मन लगा पढ़ाई करते हैं तो हमें और जोश आ जाता है कि मैं हर टॉपिक को कितना अच्छे से क्लियर करूं और कितना अच्छे से आपको समझाऊं। मुझे बड़ा वो लगता है आपके इतने जोश को देखकर। तो बच्चों, अपने जोश को कभी कम नहीं होने देना, इससे ही ज्यादा जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहो। ओके, तो बच्चों, अपन ने जो पीछे पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन लेते हुए हम पढ़ेंगे अब आगे के टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले पीछे हमने जो पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है, राइट? हमने शुरू किया था क्या? हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू कर दिया था, राइट? जिसमें अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसकी बनावट, उसकी कार्य प्रणाली को देखा। विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो पढ़ा, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था अपना वो क्या था बच्चों? वो था नेंसर्ट समीकरण, राइट? सबको समझ में आ गया है, तभी आप लोग इतना जोश के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू तो है ही, आप सबको थैंक यू तो कहते हैं बहुत कम, छोटा शब्द पड़ जाएगा मेरे बच्चों के लिए, लेकिन आप बहुत ही होनहार बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे बच्चों। तो हमने नेंसर समीकरण से क्वेश्चन भी किए थे, याद है? अब जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था वो आप सबने कर लिया है, तो फटाफट मुझे सभी बच्चे कमेंट में लिखकर बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो फटाफट, क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, है ना? कहते हैं बार बार किस चीज को नहीं कहना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा भी कहा गया है महान पुरुषों द्वारा कि यदि किसी चीज को बार बार सुना जाए तो वो चीज अमिट हो जाती है, यानी हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। तो आप सब बच्चे भी डाउट नट पर जब मेरे साथ इतने ज्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी अपने को यही छाप छोड़ के जानी है, राइट? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है आप में से जो नए बच्चे हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो फटाफट, ताकि आज का टॉपिक हम शुरू कर सकें। बात जो अब तक की है वो सबको क्लियर है, टॉपिक्स का मैंने रिवीजन बता दिया है। अब जो क्वेश्चन आपने किया है, या यूं कह दूं मैंने होमवर्क में जो दिया है वो कुछ बच्चों ने किया है, पर कुछ बच्चे कहे थे मैम आप करा देना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी वही क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। तो वो जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे वो आज डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक नजर आज के टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स काम में आ रहे हैं या धातुएं जो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज की जा रही है उनका एक्चुअल में विभव कैसे होता है, वो किस तरह से काम करती है, कब उनका ऑक्सीकरण होता है, कब उनका अपचयन होता है, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे क्या? फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, यानी हम पढ़ेंगे यहाँ विद्युत अपघटन क्या होता है और इसके नियम जो फेराडे ने सबसे पहले बताए थे उन पर डिस्कस करेंगे। इवन उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। साथ ही साथ कोलरास नियम, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। कैसे आएगा क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन लास्ट तक जब आप क्लास में रहेंगे
तभी मालूम चलेगा, इसलिए प्रॉमिस करो कि आप एंड तक जुड़े रहेंगे। जल्दी से कमेंट में लिखो यस मैम। ओके जी ओके, चले आगे, डन। चलते हैं आगे। आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो क्या है बच्चों, आज अपना टॉपिक, अच्छा ओहो मैडम आप तो फ्लो में बोल जाते हैं। नहीं नहीं, पहले कल जो क्लास में आपको एग्जाम्पल दिए थे वो हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डन। अरे इतना डर क्यों जाते हो तुम, घबराया नहीं करो, है ना, डरने की क्या बात है जब हम हैं साथ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल था आपका, जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। एग्जाम्पल था बेटा मैग्नीशियम Mg+2, इसकी ये क्या है, सांद्रता, राइट। धातु आयन की सांद्रता, ये धातु आयन की सांद्रता और ये धातु आयन। अगर ऐसा दिया गया है तो हमें इसको कैसे हल करना चाहिए, साथ में इसका सेल विभव भी दिया जाता है। ई सेल जो होता है उसके मान भी अपने को दिए जाएंगे। अपने को मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, राइट, और उसके बाद सेल विभव ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, क्या क्या मैं लिख दे रही हूं। एक तो सेल विभव, विभव जो किससे ज्ञात करना है, नेंसर्ट समीकरण से, और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव, राइट, सेल का मानक इलेक्ट्रोड, दोनों ज्ञात करने हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दें। आपको नेंसर्ट समीकरण से सेल विभव चाहिए, तो आपको नेंसर्ट समीकरण पता हो। नेंसर्ट समीकरण क्या होती है, नेंसर्ट समीकरण होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log क्या, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। यस और नो, जल्दी से कमेंट में बताएंगे फटाफट। देखो बच्चों, आपके समक्ष यदि मैं लिख रही हूं कोई चीज, इसका मतलब मैं ये चाहती हूं कि आपको भी ऐसे ही याद रहे, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, तो सफलता आपके कदमों में होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, राइट। तो फटाफट फटाफट देखो जल्दी से। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। तो अपने को क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। याद करो मैंने ई नॉट सेल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। जल्दी से लिखो कमेंट में यस मैम, फटाफट जिसको आता है वो फटाफट टाइप करके भेज दे जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन कुछ इस प्रकार। अपन इनकी सेल अभिक्रियाएं लिखेंगे एनोड और कैथोड पर। सेल अभिक्रियाएं आपके सामने हैं, राइट। इसे हम अर्ध सेल अभिक्रिया कहें तो ज्यादा ठीक लगेगा। उसके बाद में आपने सेल अभिक्रिया लिख दी। सेल अभिक्रिया लिखने से आपको ये पता चल गया कि ये क्या है एनोड और ये क्या है आपका कैथोड। यस और नो, इस बात की कैसे क्लियरिटी हो कि कौन एनोड कौन कैथोड, बस इतना ही है। एक ही ट्रिक आप जान ले, एनोड कब और कैथोड कब। एनोड तब होता है जब धातु लिखी गई है और धातु से धातु आयन बन रहा है। इस धातु से धातु आयन बन रहा है तो हमेशा ये एनोड की तरह कार्य करेगा, और धातु आयन से जब धातु बनता है बेटा हमेशा वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जान ले। अगर नहीं याद रहता है तो धातु से धातु आयन एनोड। आगे वही लोग रहते हैं जो धनवान होते हैं, हाँ या ना। अपन कहीं भी जाते हैं तो पैसे वाले लोगों को आगे आगे खड़ा करते हैं कि नहीं, तो वहीं पर धनवान लोग, यानी कि पहले उनके पास क्या हो, पैसा हो, तभी तो वो देंगे ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो देंगे। इसके पास है तो इसने दिया, इसके पास नहीं है तो इसने लिया। क्लियर जी, क्लियर। यस लिख दें, यस मैम लिख दें, फटाफट लिख दें। अब चलते हैं आगे अपन। अब नेंसर्ट समीकरण से पहले अपने को ई नॉट सेल निकालना है। तो नेंसर्ट समीकरण के लिए तो अपने को चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल के लिए अपन क्या लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यस और नो,
से फटाफट यस मैम। कैथोड, क्लियर। अब इनकी वैल्यू आपको इसकी पता है, इसकी अपने को कुछ मान याद रखने, जैसे हाइड्रोजन का 0.0 है, जिंक का 0.76 होता है, कॉपर का 0.34 होता है, मैग्नीशियम का 2.36 होता है। तो ये कुछ है 4-5 जो मेरे सारणी है, वो वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी, फिर भी मैं आज लेकर आई हूँ आप बच्चों के लिए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहीं रुक ना जाए किस चीज को लेकर, तो मैं आज लेकर आई हूँ, मैं आप समझाऊंगी भी आपको। ओके, तो डरो नहीं। तो बात समझ में आ गई, तो अपने को ई नॉट सेल की वैल्यू मालूम चल गई। अब हम ई सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल समीकरण में एन की वैल्यू 2 कहां से आई मैडम? बेटा मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है राजा? +2। एन क्या है? आयनों की संख्या, धनायन या ऋणायन की संख्या, 2 लिख दिया। उसके बाद लोग उत्पाद और ये बट्टा अभिकारक, हाँ या ना? उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताएं लिख दी, यस और नो, जल्दी बताएंगे। लिख दीजिए, लिख दी। ये आया कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ये रहा आपका आंसर। डन, समझ में आ गया? आई होप आपने ऐसे ही निकाला होगा, जिसने नहीं निकाला है वो यहां से उतार सकता है। चले आगे, सेकंड क्वेश्चन। टिन जिसकी मोलरता इतनी है, कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन इतनी, ओके डन। तो अब अपने को यहाँ पर भी सिमिलरली क्या करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों? अपने को भी यहाँ पर वहीं पर सेल का मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और क्या सेल विभव। तो आपको ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था। पहले अर्ध सेल अभिक्रिया लिखेंगे, उसके बाद में सेल अभिक्रिया लिखेंगे, ई सेल अभिक्रिया आपकी आ गई। उसके बाद में अपन लिखेंगे नेनसेट समीकरण, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे अपन। ये है आपका क्या, किसकी वैल्यू है? टिन की, सेल विभव है, ठीक है। तो अपन ने मानक सेल विभव आ गया। अब ई सेल, पूरे सेल जो है उसका सेल विभव कैसे होगा, तो निकाल दिया। ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन कंफर्म आते हैं आप चाहें तो डबल इंपॉर्टेंट स्टार लगा दें और याद कर लेना एग्जाम वाले दिन कि मैडम ने कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा और ये आज आ गया है। 101% मैं कह रही हूं बेटा, मेरा अनुभव ये है कि जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो एग्जाम में वैसे ही आए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप क्वेश्चन कर लें। सेकंड बात, एक बात और याद आ गई है तो यहाँ बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन का आया, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। एग्जाम से पहले ये कहूँ दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश पूरी की जा रही है। साथ ही कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैडम सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बेटा, जो सिलेबस में है वैसे ही चल रहा है, जितने सिलेबस में टॉपिक्स हैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ। इवन नीट के बच्चों के लिए तो पूरा ही है ना, जो कटा हुआ पार्ट है वो तो नहीं, वहां तो सब आएगा ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उन चीजों को भी टच करते हुए तुम्हें पढ़ाऊं। तो जो क्वेश्चंस आप कमेंट में मुझसे पूछ रहे हो उनके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ा रही हूँ उस समय आप बिल्कुल पढ़ें, उसके बाद में कमेंट में छोड़ जाएं, मैं बिल्कुल आपको उसका आंसर कर जाऊंगी। क्योंकि ध्यान को डाइवर्ट नहीं करें बेटा, इधर से उधर हो गया तो दिक्कत हो जाती है। राइट, बात समझ में आई? इतना तो आप सीखो गुरुओं से, है ना। भगवान ने भी गुरु को अपने से ऊपर दर्जा दिया है, तो आप भी थोड़ा तो हमारी बात सुनो राजा। क्लियर? चले, ओके जी, ओके। अब अपना टॉपिक आता है आज का जो अपन ने पढ़ा है, क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या मतलब है? यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी ये कहती है कि आप इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, विद्युत अपघटन पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं वहां धातु की छड़ काम आती है। जब वो धातु की छड़ काम आती है तो कौन सी धातु पर ऑक्सीकरण होता है, कौन सी का अपचयन होता है, या आपकी भाषा में मैं कहूं तो कौन सी छड़ इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगी, कौन सी इलेक्ट्रॉन लेगी और कब ये कार्य होगा। तो आपके सामने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने रखी है जो ये बताती है क्या कि यहां पर जो हाइड्रोजन है बेटा, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा, दिखा बेटे? जल्दी बोलो यस और नो। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वो सब ऑक्सीकरण की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी इन सब का क्या होता है? अपचायक विभव। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। यस और नो फटाफट बताएंगे जल्दी से। जो अपचायक होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, राइट? ऑक्सीकरण क्या होता है जरा ध्यान से सुनना, और कॉपी पेन तो लेकर बैठे हो, रोज नहीं कहूंगी मैं मेरे बच्चों को, पता है ना, नोट्स बना रहे हो ना? यस, तो लिखना ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी रखते हैं। वहीं पर जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऑक्सीकारक होते हैं। जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होते हैं, और जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन दान देते हैं वो ऑक्सीकरण होते हैं, अभी लिख लो, उनका हमेशा ऑक्सीकरण होता है और वो अपचायक कहलाते हैं। ठीक? और जिनका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका अपचयन होता है और वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, क्लियर हो गई? अच्छा चलो मैं लिख भी देती हूं एक चीज और, मुझे पता है कि ये चीजें कंफ्यूजिंग है तो मैं लिख देती हूं। ऑक्सीकारक, ठीक है? ऑक्सीकारक वो होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं का अपचयन करते हैं, राइट? हाँ या ना? दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण, और स्वयं का क्या करेंगे? अपचयन। यानी ये हमेशा क्या करेंगे? ऑक्सीकारक क्या करेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जिस तत्व ने, उस तत्व का क्या हो गया? अपचयन। हाँ या ना? वहीं अपचायक क्या होते हैं? अपचायक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसका स्वयं का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। यस और नो? जल्दी से बताएंगे, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता ऑक्सीकरण और अपचयन का। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें मैडम? इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, क्लियर? अब आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो सबका विभव का मान क्या आ रहा है? नेगेटिव। ऑक्सीकरण विभव है ये, और ये अपचयन विभव, सबका मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यस और नो? जल्दी बताओ। रिएक्शन में सबके मान नेगेटिव है, इसका मतलब यहां सबका ऑक्सीकरण है। यस और नो? बात समझ में आ गई होगी, जरा ध्यान दें, ध्यान दें भाई। क्लियर? माइनस में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। प्लस में हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है। क्लियर?
ऊपर जो धातुएं हैं वो नीचे वाली धातु के साथ जब भी होंगी तो ये हमेशा एनोड पर और ये हमेशा कैथोड पर होंगी। क्लियर? अच्छा, मैं यू सही से लिख देती हूँ। कहाँ होंगी? ये हाइड्रोजन था ना, मैं इसको क्यों हटा दी हूँ भाई? यहां पर हमेशा ये क्या होंगे? कैथोड पर। राइट? हाइड्रोजन से ऊपर एनोड, हाइड्रोजन से नीचे कैथोड। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब चलते हैं हम आगे। श्रेणी समझ में आई? ऑक्सीकरण अपचयन क्लियर हुआ? सबका हो जाना चाहिए। चले? डन। अब आता है टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण। हम ये श्रेणी पढ़ ही क्यों रहे भाई? क्या जरूरत आन पड़ी जो इसको पढ़ना पड़ा? जरूरतें होती हैं तभी चीजें पढ़ी जाती है, ऐसा है? बिल्कुल है, ये फैक्ट है, पर है, सच है। ठीक है, तो कहा किसी युग्म का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है, जितना पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पर अपचयन होता है। पीछे बताया है, जितना धनायन उतना अपचयन होता है। क्लियर? और मानक इलेक्ट्रोड विभव जोड़ने पर कॉपर का क्या हो जाता है? धनात्मक ध्रुव कैथोड कहलाता। बात समझ में आ गई? यस और नो? इलेक्ट्रोड विभव जितना धनात्मक वो उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा और वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। सेकंड, किसी युग्म का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ऋणात्मक है, हाँ या ना? जितना ऋणात्मक है उस पर ऑक्सीकरण होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीछे देखा था ना अभी स्लाइड में, या यस और नो? फटाफट बताओ। ऊपर था ना माइनस में सब, तो ये हो गया। तो यहां पर ये हमेशा किस पर कार्य करेगा भाई? एनोड पर कार्य करेगा। बात समझ में आई? जैसे कॉपर की श्रेणी में ये अपचयन और जिंक की श्रेणी में ये ऑक्सीकरण। ये विभव कौन सा है? ऑक्सीकरण विभव या अपचायक विभव, ये ऑक्सीकारक। यस और नो? फटाफट लिख दो, जल्दी से लिख दो बेटा, बहुत जरूरी है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव का अधिक ऋणात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। क्यों कह रहा है ये ऐसा? धनवान लोग धन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा तो धनवान है तभी तो दे रहा है। क्लियर हो गई बात? तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंटेन करेगा। सेकंड, मानक इलेक्ट्रोड जितना धनात्मक मान प्रदर्शित करता है वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन यदि पहले से ही प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक बात ध्यान रखना, जिन शब्दों पे कंफ्यूजन होता है वो बताती हूं। एक तो किसी पर धन चार्ज होना है ना, ये धनायन है। एक तो किसी तत्व पर धनायन होना, एक कोई तत्व इलेक्ट्रॉन से धनी होना, फर्क है। अगर किसी तत्व में पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन में कमी है, और किसी के पास में यदि तत्व पर ऋणावेश है तो वो इलेक्ट्रॉन धनी है। बात समझ में आई? शब्दों के फर्क समझो राजा। धनायन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का अधिक धनात्मक मान, अधिक धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। डन? क्लियर? ये शब्द खा जाते हैं, हमें तो समझ में आती है बातें, पर शब्दों में हम गुम हो जाते हैं, भूल भुलैया हो जाती है। अब नहीं, इसको उतारो फटाफट, तत्वों के अर्थ समझ में आने चाहिए। क्लियर? बात समझ में आई? ओके जी, ओके। अब अपन चलते हैं अपना, अब चलते हैं अगला टॉपिक है
जो पदार्थ हाइड्रोजन गैस से क्या है भाई, प्रबल है, प्रबल अपचायक है, अपचायक है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, राइट। उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको आइडिया लग गया है। और उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कहां रखा गया है, ऊपर रखा गया है। क्लियर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो, जो दुर्बल अपचायक हैं या यूं कहूं जिनका अपचयन हो रहा है, उनके इलेक्ट्रोड विभव का मान जल्दी लिखो राजा, कमेंट में लिख तो सकते हो ना बेटे, लिखो। बातें नहीं, अरे बातें क्यों कर रहे हो भाई, बाद में कर लेना। जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना कि बात करो बाद में पढ़ लेना, उन्हें कहो रुक जाओ, बाद में करेंगे बातें, पहले पढ़ाई करेंगे, उन्हें रोको। उनको कहो अगर वास्तव में तुम मुझसे बात करना चाहते हो या चाहती हो तो तुम मेरे को लास्ट में क्लास होने के बाद बात करो। अगर वो सच में तुमसे बात करना चाहते हैं तो वास्तव में वो तुम्हारी पढ़ाई के बीच में बैरियर नहीं बनेंगे। साथ वही होता है, प्यार वही होता है। और जो तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वो केवल और केवल ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये बातों को ध्यान रखो। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ये तो हमें पता थी, क्लियर भी हो गई। अब आता है अगला गुण, इलेक्ट्रोड युग्म अपचायक प्रबल होता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक दुर्बल, और वहीं पर उदाहरण सोडियम धातु युग्म में सोडियम एक प्रबल अपचायक है तो सोडियम आयन दुर्बल ऑक्सीकारक है। अपचायक है यानी इसका ऑक्सीकरण होगा। बताओ बच्चों क्यों होगा? पता है क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अधिक है, और ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो ये ऑक्सीकरण हुआ ना इसका खुद का। वहीं पर अगर मैं Na प्लस की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, अपचयन, यानी ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। बात समझ में आ गई? दुर्बल ऑक्सीकारक अपचयन, प्रबल अपचायक ऑक्सीकरण। यस और नो? अब शायद शब्दों में नहीं फंसोगे, जहां तक मेरा आइडिया है कि मैंने शब्दों को क्लियर कर दिया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ओके डन, चलते हैं आगे। अब एक बात बताओ, इस क्लोरीन और Cl माइनस में बता दो तुम, Cl2 और Cl माइनस में जल्दी बता देना फटाफट। इसी प्रकार Cl2 और Cl माइनस में जल्दी बताओ कौन क्या है। Cl2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, Cl माइनस के पास है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या है, प्रबल अपचायक, हाँ या ना? और ये क्या है, ये अपचायक है, ये ऑक्सीकारक है। डन, बात समझ में आ गई? फटाफट उतारो जल्दी से जल्दी, कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं, अभी चलते हैं आगे। इसी प्रकार सी युग्म में Cl2 आयन प्रबल अपचायक है, और Cl माइनस, ये तो गायब भी कर दिया, Cl माइनस। क्लियर? अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना कम होता है वो कैथोड पर जमा होते हैं, उतनी ही अधिक होती है श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं धात्विक तत्वों में वैद्युत अपघट्य पर कैथोड पर जमने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो पता है, कोई इश्यू है ही नहीं, हम बात करके आए। क्लियर हो गए सारे टॉपिक्स? रासायनिक श्रेणी के गुण शायद क्लियर है, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, जल्दी बात को ध्यान रखना। ऊपर से नीचे और चलते हैं तो सबसे ऊपर जो लिखे गए हैं वो हमेशा क्या है, अपचायक हैं, नीचे वाले ऑक्सीकारक हैं। या यूं कह दूं कि ऊपर वाले हमेशा ऑक्सीकरण करते हैं, नीचे वाले अपचयन करते हैं। हाइड्रोजन से जो ऊपर है
उनका मान हमेशा ऋणात्मक होगा, विभव का मान, और हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं उनका मान हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा यानी अपचयन करेगा, और इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो ऑक्सीकरण करेगा। दैट्स इट। इस पूरी सारणी का सार इतना ही है। ओके, चलूं आगे। अब चलती हूं मैं थोड़े से धातुओं के दिन विद्युतीय लक्षण यानी रासायनिक के अनुप्रयोग क्या है, ये कहां पर काम में लिए जाएंगे? धन विद्युतीय तत्व। धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है। धातु सोडियम है, जैसे Na है, ये Na प्लस में कन्वर्ट करने में हर वो कोशिश करेगा जो वो चाहता है कि मैं इसमें आ जाऊं, तो वो हर वो संभव कोशिश करना चाहेगा। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है ना, हाँ या ना? तो जब कोई भी धातु से धातु आयन बनता है तो उस समय उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है, राइट? और वो हमेशा एनोड पर एग्जिस्ट करती है। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखो भाई, पहला क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक है, उस धातु की धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी अधिक है। डन। सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्रमशः घटता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति धनात्मक मान बढ़ता है, और ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की धन विद्युतीय गुण घटता है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करने की बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में अधिक विश्वास रखती। क्लियर? बात समझ में आ गई? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक क्रम है कि ये सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकरण इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, इसका। यानी एल्यूमिनियम और जिंक आप एक ही सेल में डाल दें तो एल्यूमिनियम जिंक से पहले इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो वहां पर एल्यूमिनियम एनोड की तरह और जिंक कैथोड की तरह काम करेगा। यस और नो? फटाफट जल्दी से कमेंट में लिखो बेटे। चलते हैं आगे। धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता भी बताई थी ना, कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वो प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन विभव का ऋणात्मक मान जितना अधिक होता है अभिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा, अपचयन विभव का मान ऋणात्मक मान क्रमशः घटता है, रासायनिक क्रियाशीलता क्रमशः घटती है, जबकि अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये क्रम रहता है। पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है रासायनिक क्रियाशीलता पर, तथा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्रम कुछ इस प्रकार होता। ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है या घटती है, तो जरा ध्यान दें कि धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, वहीं पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। पता है क्यों? रासायनिक क्रियाशीलता धातुओं की क्यों घट रही है? क्योंकि धीरे धीरे आकार बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो देने की प्रवृत्ति है वो टेंडेंसी क्या होती है, उनके साथ में परिरक्षण प्रभाव भी आ जाता है। एक प्रभाव है, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो शब्द बड़ा है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफेक्ट लग जाते हैं। अगर आकार में देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो अलग फैक्ट है। तो वहां इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, तो क्रियाशीलता भी कम। वहीं पर अगर आप हैलोजेंस की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वहां पर देखें या यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ रही है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, तो ध्यान दो ताकि बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। डन? ओके जी, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो आता है विद्युत अपघट्य। कैसे आया ये टॉपिक, कैसे कोरिलेट हो रहा है? आपने इलेक्ट्रोड पढ़ लिया,
इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन विभव पढ़ लिया, विभव कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लिया, और वो विभव कहाँ से आए वो श्रेणी पढ़ ली। अब जब विभव उत्पन्न हो रहा है छड़ और सॉल्यूशन में, तो क्या वो सॉल्यूशन आपको पता नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो वो सॉल्यूशन कैसे होंगे? विद्युत अपघटनी सॉल्यूशंस, विलयन। यानी विद्युत अपघटनी विलयन कौन से होते हैं? वे विलयन जो, या यूं कहूं, वे लवण जो जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटनी विलयन। अगर किसी लवण को, फॉर एग्जाम्पल, या यूं कहूं अम्ल या क्षार को, आपने एक पात्र में लिया, ये था जल, और जल में डाला आपने NaCl, जल में डाला आपने NaOH, जल में डाला आपने HCl। यस और नो? फटाफट बोलो। डाल दिया? अगर ये जल के अणु इनके मध्य उपस्थित बंध को पूरी तरह तोड़ देता है, पूरी तरह से तोड़ देता है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा प्रबल विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन। क्लियर? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। यानी विद्युत अपघटनी विलयन वह होते हैं जिसमें किसी पदार्थ को जल के अंदर घोला जाता है तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, या यूं कहूं कि पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, या पूर्ण शब्द को हटा दूं, वो टूट जाते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो उसे अपन कहते हैं विद्युत अपघटन। राइट? विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन। उतारो फटाफट जल्दी से। उतार लिया? डन। अब देखो परिभाषा क्या कह रही है। वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर धनायन ऋणायनों में टूट जाता है धारा का प्रवाह करने से, तो विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। बेटा अगर कोई विद्युत अपघटनी विलयन, आप यूं कह दें कोई विलयन है उसमें धारा का प्रवाह किया, तो जो अम्ल, क्षार, लवण आपने डाला है, अगर वो पूरी तरह से नहीं टूट रहा है, उसके कुछ अंश जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, तो क्या होता है? तो होता है कि वो पूरी तरह नहीं टूटा ना, तो क्या हुआ? दुर्बल। और जो पूरी तरह टूट गया वो क्या होगा? प्रबल। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जब किसी भी पदार्थ को जल में घोला जाता है, यदि वो पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाता है तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, वहीं वह पूर्णतया नहीं टूटता उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। डन? बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा देख लो भाई। पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा को आयनन मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। एक बात बताओ कि अगर आपने एक पात्र लिया और उसमें चीनी को डिसॉल्व किया, शुगर ले ली, अगर वो पूरी तरह से घुल गई है वो तो अब उसमें वियोजन क्या देखोगे तुम? वो तो पूरा वियोजित हो चुका है, उसकी मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती। मात्रा कब ज्ञात हो? जब आपने पानी लिया और उसमें कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट सब जानते हैं, अब ये नहीं कहना ये क्या होता है। तो आपने जैसे डाला तो थोड़ा थोड़ा तो कलर चेंज हुआ, ब्लू कलर हुआ, और कुछ क्रिस्टल नीचे ही रह गए, अभी भी पूरी तरह नहीं मिला ना। तो ये यहां पर अपन देखेंगे कि कितनी मात्रा वियोजित हुई है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा कभी ज्ञात नहीं होती। किसमें ज्ञात होती है? दुर्बल विद्युत अपघट्य में। राइट? बात समझ में आ गई होगी। चले आगे। आइए जी, आइए चलते हैं आगे।
तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। वियोजन की मात्रा को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा बराबर लैम्डा एम, ये है आपकी क्या? वियोजन की मात्रा को यदि आप क्या कर रहे हैं, वियोजन की मात्रा को आप क्या कर रहे हैं भाई? वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये है आपकी सांद्रता पर मोलर चालकता। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, मोलर चालकता कहां से आई? मैं बताती हूँ। चालकता मतलब आयनों का गमन, जहां धारा का प्रवाह वहां चालकता है। मोलर शब्द कब यूज होता है? जब 1 मोल विलयन में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी चालकता मोलर चालकता। ठीक। सी क्या है? उसकी सांद्रता। सी सांद्रता पर मोलर चालकता। क्लियर? और अनंत क्या? तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलय की मात्रा कम है, और विलय बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व हुआ है, इसलिए वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुलना में तनुता बढ़ाने पर इनकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। देखो क्या कह रहे हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती, क्योंकि तनु तभी होगा जब क्या होगा? वो आयन टूटेंगे। राइट? अब आयन यदि ज्यादा है तो वो कंसंट्रेट फॉर्म में है। आयन जितने थे उतने ही रहे और पानी बढ़ता चला गया तो क्या हो गया? तनु हो गया। तनु बढ़ता जा रहा है, आयन तो उतने ही है, तो तनुता बढ़ने पर वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो वही टूटते रहेंगे, बाकी और तो कोई नया आएगा नहीं, कंसंट्रेट तो वो होगा नहीं। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो जी चलो, अब चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अब अगला पॉइंट कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण। दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण क्या है भाई? एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दुर्बल क्षार है। HCN, HCCl2, ZnCl2 आदि अन्य लवण हैं जो दुर्बल प्रवृत्ति के हैं, यानी इसको यदि जल में या किसी कार्बनिक विलायक में डिसॉल्व किया जाता है तो ये पूर्णतया अपने आयनों में विभक्त नहीं होते। इसीलिए हम वहां चेक करेंगे कि कितनी मात्रा वियोजित हुई, तो वहां वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। प्रबल विद्युत अपघट्य पता है क्या होते हैं? जो पूर्णतः टूट जाते हैं। सोडियम KCl NaOH। बच्चों जरा ध्यान देना, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रताएं अपन पढ़ेंगे, तो वहां पर अपने को एक साइंटिस्ट आएगा, उसने इनकी चालकता के बारे में बताया है, जिसे कोलराउस कहते हैं। वहां पर आपको प्रबल विद्युत अपघट्य भी चाहिएगा और दुर्बल भी चाहिएगा, तो ध्यान रखना कि प्रबल कौन कौन से होते हैं? NaCl, KCl, NaOH जो पूर्णतः अपने आयनों में टूटे जाते हैं। राइट? CH3, COO Na आदि। ठीक, मैं वहां पूछूंगी, याद से उतारो, जल्दी से जल्दी, बातें नहीं करो बेटा। मेरे अच्छे बच्चे हो ना, तो बाद में बातें कर लेना, पहले ध्यान पढ़ाई पे। और मैं कह रही हूं अगर आप वास्तव में पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो पक्का समझ में आएगा बेटा। चलो आ जाओ। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत अनअपघट्य, जो अपघटित होते ही नहीं है, जिनमें विद्युत का संचालन होता है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, एथिल अल्कोहल आदि। इन सब के फॉर्मूले लिखो फटाफट, जल्दी से बताओ फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी, जरा टाइम वेस्ट मत करो भाई, चलो फटाफट चलो, चलो आगे। ओके डन, चलती हूँ आगे। अब आया फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फेराडे का विद्युत अपघटन के नियम क्या होते हैं? विद्युत अपघटन समझ में आ गया? क्लियर हो गया। अब नियम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन क्या कहता है?
दो छड़ लगी हुई है, उनके ऊपर धारा का प्रवाह होता है, तो वो आयन एक दूसरी छड़ पर यूं कहें कि जिन पर विपरीत आवेश होते हैं उस तरफ वो क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ध्यान दो, फैराडे ने विद्युत अपघट्य के नियम दिए, वो नियम दो थे। कौन कौन से थे? प्रथम फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो परिभाषा देख लें, फिर आगे चलते हैं, बाकी मैं डायग्राम समझाऊंगी इसको। विद्युत अपघटन पता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है विद्युत अपघटन कहलाता है। दो नियम दिए थे, प्रथम नियम क्या था? फैराडे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जिसे अपन डिस्कस करेंगे। पहला नियम फैराडे का प्रथम नियम क्या है, जरा ध्यान देना। एक पात्र है, ठीक है, और चलो साइड में ही बना दूं ताकि क्लियर हो जाए। एक पात्र लिया, सबको समझ में आना चाहिए, ले लिया, इस पात्र में छड़ लगा दी, ठीक, और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, ये एनोड और ये, ठीक। कहा कि जब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ, विद्युत अपघटनी पदार्थ में धारा का प्रवाह किया जाता है, क्या किया जाता है? धारा का प्रवाहित किया जाता है, तो धारा प्रवाह से सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों पर, अलग कलर से बनाऊं क्या? लो, ये लो, ये लो, दुखी नहीं हो भाई, खुश रहो। चलो बना दिया ना। जब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है तो धारा के प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुई, यूं नहीं, यहां नहीं लिखूं, उधर लिखती हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं चाहती हूं कि मैं इसको कोरिलेट कर दूं। तो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। बात क्लियर हो गई? किसी भी सेल में उपस्थित विद्युत अपघटनी पदार्थ में जब धारा का प्रवाह होता है तो धारा प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। बात समझ में आई? तो पदार्थ की मात्रा को W से और धारा को तो हम I से रिप्रेजेंट करते ही हैं। यस और नो? बात समझ में आई या नहीं? क्लियर? बात क्लियर हो गई? चलो जी चलो, तो ये यही कह रहा है विद्युत धारा के समानुपाती, पदार्थ की मुक्त मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती। पर याद करने की जरूरत ही नहीं है जिसने ये डायग्राम देख लिया है। तो यहाँ मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W, अच्छा धारा की मात्रा इसने I ना लिखकर Q लिखा है भाई, ठीक है भाई, Q लिख दो राजा। तो W समानुपाती Q, W बराबर ZQ। Z यहाँ क्या है बेटा? एक नियतांक है जिसे तुल्यांकी नियतांक भी, रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अब मैं ये डायग्राम नहीं मिटाऊंगी क्योंकि आपको ये डायग्राम बनाना है, जरूरी है, इसलिए मैं जो मैंने पढ़ा लिखा है वो सब तो पढ़ा दिया ना। अब देखो, तो W बराबर Z इंटू Q। Q क्या है? आवेश। आवेश क्या होता है? I इंटू 2, इकाई समय में प्रवाहित धारा। Q की जगह IT लिख दिया। विद्युत धारा, समय, I बराबर 1 एम्पियर और 1 सेकेंड हो तो W बराबर Z। यहां तो शायद किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट में लिखो यस मैम। ओके डन? ओके जी ओके, चलते हैं आगे। चलो ओके, चलते हैं आगे। अर्थात जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है तो उस समय सेल में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा या विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। डन? चलते हैं आगे। फैराडे का द्वितीय नियम बताओ।
आओ बेटा इधर समझते हैं। अपन एक पात्र नहीं लेकर अब 2-3 पात्र लेंगे। भिन्न भिन्न पात्र में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ले लिया? ठीक, ओके। इन वैद्युत अपघट्यों में एक समान धारा प्रवाहित की, सब में समान धारा समान समय के लिए, समय भी समान समय के लिए समान धारा को क्या किया? प्रवाहित किया। जब समान समय में समान धारा को प्रवाहित किया तो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में भी, किनमें? भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में भी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यस और नो? फटाफट बताओ। परिभाषा ये रही। अपघट्य विलयन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। सही है? भिन्न भिन्न क्या? विद्युत अपघट्य निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। बात समझ में आ गई? तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? पदार्थ की मात्रा और उसी का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या होता है ये सब मुझे कमेंट में लिख के बता। नहीं आता है तो 11th वाले जाके वीडियो में देखो फटाफट। ये मुक्त पदार्थ की मात्रा। ठीक, दो विलयनों के लिए तो अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य। W1 E1 W2, तो W बराबर क्या हो गया? K E1। ठीक है, W1 W2 K E2। अगर इनका अनुपात ले तो W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2। यस और नो? बात क्लियर? तो हमेशा पदार्थों के तुल्यांकी भार के बराबर होता है। फैराडे का नियम आता है और इसका ये मान भी जो गणितीय रूप है वो भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 करो भाई, इतना टाइम नहीं कि आप इतना सोचें। जल्दी से उतारो। उतार लिया? अब चलते हैं आगे। फैराडे एक नियतांक है जिसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को फैराडे नियतांक कहते हैं। ध्यान देना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 पॉइंट क्या? 6 × 10⁻⁻90 कूलम। यस और नो? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, बातें करने लग गए ना? अरे नालायकों, पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी बच्चों, नहीं तो नहीं। क्लियर? ठीक है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर है। ठीक, तो 1 मोल में कणों की संख्या किसके बराबर? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है नहीं? 1 मोल में अवोगाद्रो 6.022 × 10⁻23। ये लिख लो भाई, 23। ठीक, तो बताओ अब यदि इन दोनों को आप गुणा करते हैं तो वैल्यू आती है कितनी? 96487। इसको अपन राउंड फिगर में ऐसे भी लिख सकते हैं, 96500। ओके, तो ये रहा आपका कूलम प्रति मोल। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक विक्षेपित करने के लिए इतने आवेश की आवश्यकता होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो यस मैम। चलते हैं आगे।
अगला टॉपिक आता है कोलराउस का। कोलराउस नियम क्या है, क्या कहना चाहता है, जरा ध्यान देना। कोलराउस कहता है कि आपके पास कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उसे एक बैटरी से जोड़ा गया है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है तो उस विद्युत अपघटनी पदार्थ की मोलर चालकता, क्या बच्चों, मोलर चालकता किसके बराबर होती है, इसी विद्युत अपघटनी पदार्थ के धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। डायग्राम देखो, इस पदार्थ की मोलर चालकता लैम्डा एम इसी पदार्थ में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखो जरा, लैम्डा एम प्लस माइनस, लैम्डा एम जो है मोलर चालकता जो है उसके आगे 1/n लिखा गया है, ये क्या है, उनकी आवेश या यूं कहूं उनकी संख्या। क्लियर, n और माइनस आवेशों की क्या है राजा, संख्या है। क्लियर, बात समझ में आ गई है। मैं कहूं किसी भी परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्या कर लेंगे, अगर आप इस तरह डायग्राम बनाकर किसी भी परिभाषा को लिखेंगे। तो मैं कोशिश यही कर रही हूं कि मैं आपको ये चीज जल्दी से जल्दी आपकी आदत में ले आऊं, पर उसके लिए आपको मेरा साथ तो देना होगा ना। यस, फटाफट जल्दी से लिखो, उतार लिया, ओके चलते हैं आगे। कोलराउस नियम के उदाहरण। बेटा, कोलराउस वो वैज्ञानिक है जिसने विद्युत अपघटनी पदार्थ पर ही रिसर्च किया था और उसके अंदर मोलर चालकता को डिफाइन किया कि कितनी मोलर चालकताएं दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी उपस्थित होती है। प्रबल में तो है, उसकी तो कल्पना ही नहीं है, दुर्बल में भी है, ये कोलराउस ने बताया था। ठीक, चले, आई बात समझ में। तो नियम में, उदाहरण में HCl की मोलर चालकता इस तरह लिखी जाएगी, NaCl और ठीक है, मोलर चालकता लिखने का तरीका आ गया ना। ध्यान रखना, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगी इससे रिलेटेड तो पता हो। आओ भाई, अनुप्रयोग, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक। ठीक, फटाफट देखो, कोलराउस के नियम से अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करो। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। अनंत तनु है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दो। दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे एक, और उसके साथ तीन जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे। ऐसा करोगे तभी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो जरा स्क्रीन पर, एसिटिक अम्ल है, इसका अपने को मोलर चालकता निकालनी है। ठीक, सबसे पहले एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता लिखने का तरीका यही हुआ, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। तो इन सभी की कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य पे मोलर चालकताएं कितने लिए, 1, 2 और 3। ठीक है, अभी बताया था मैंने, तीनों की मोलर चालकताएं कुछ ऐसे ही तो लिखी जाएगी। समीकरण 1, 2 और 3 बना दी, जल्दी बताओ यस और नो। अनंत तनुता पर मोलर चालकता पता चल गई ना सबको, जल्दी। तो अब कैसे ज्ञात करोगे तुम, जरा ध्यान दो। हमेशा ऐसे समीकरण बनाने के बाद एक बात ध्यान रखना कि आप जब इन तीनों समीकरणों को जोड़ें या घटाएं तो आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट्य
बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अगर नहीं बच रहा है इसका मतलब आपने गलत किया है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास अपने को एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए, बाकी सब आपस में कट जाने चाहिए। तो क्या करें? किसी को जोड़ो और किसी को घटाओ, तभी तो कटेगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में जाकर के घटेगा, हाँ या ना? यस। तो समीकरण 1 और 2 को तो जोड़ो और 3 को उसमें से घटाओ, ठीक है? कर ले, आ जाओ। देखो 1 और 2 को जोड़ा, लैम्डा CH3 NaHCl, घटाया क्या? ये देखो जरा, Na प्लस में है, माइनस में कट गया। Cl प्लस में है, Cl प्लस में, Cl माइनस में। यस और नो? जल्दी बताओ। यहां माइनस आना चाहिए, गलत किया इसने। यहां तो प्लस ठीक है, यहां माइनस, ये कोष्टक में था तो कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा? CH3COOH, यस और नो? हाँ या ना? क्लियर हुई बात कि नहीं? हो गई। ये बच गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा CH3COOH अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आ गई? यस और नो? बात बताओ जल्दी। क्लियर? चलो जी, अब आता है अगला, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। बेटा कोलराउस नियम से जो मैंने एग्जांपल बताया है उसको डबल ट्रिपल स्टार लगाओ, ये एग्जाम में कंफर्म आएगा। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। वियोजन की मात्रा दुर्बल अपघट्यों के लिए होती है। तो वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा m अपॉन, वियोजन की मात्रा आ गई, सांद्रता और तनुता पर चालकता ज्ञात कर ली। ये तो मैंने पीछे भी बताया है पर अलग से बता रही हूँ, इसलिए इसका भी सूत्र याद रखना ताकि बात क्लियर हो जाए। और सेकंड आता है वियोजन स्थिरांक Ka। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है थोड़ा लेंथी है, करने का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वियोजन की मात्रा, अगर फिर भी आपको चाहिए कि डेरिवेशन हमें पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजना, मैं जरूर करके दिखाऊंगी यहीं पर बोर्ड पे आपको, यहीं पर लाइव क्लास में, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो C है सांद्रता और अल्फा है वियोजन की मात्रा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है सूत्र, इसीलिए डायरेक्ट सूत्र लिखे जा रहे हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो बच्चों आज का टॉपिक हो गया है क्या क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट जितने भी बच्चे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो बच्चा लोग अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना, खुश रहना, लेकिन पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करना भाई, कंजूसी नहीं चलेगी, ठीक है? तो खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।